जितने भी अभी फैसले आ रहे हाल के, तो उससे ऐसा लगता है कि कोर्ट इज ऑल्सो अंडर प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनसे कुछ उम्मीद है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस पे अमल करेगा कर, क्योंकि ये तो सब सरकार के हाथ की कठपुतलियां बन चुकी है। ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, थैंक यू। किसानों के फसलों को अच्छे दाम मिलने का मौका आता है, तब तब सरकार कभी एक्सपोर्ट बैन लगा देती है, कभी स्टॉक लिमिट लगा देती है, कभी इंटरस्टेट ट्रेड का बैन। या आपने इधर रख लीजिए, इधर बस। हाँ, अब बोलिए। इंटरस्टेट ट्रेड पे बैन लगा देती है, तो उसकी वजह से फसलों के दाम गिरते हैं, और फसलों के दाम गिरने की वजह से किसान आज कर्जे में डूबा है। भारत देश में रोज कम से कम 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें से 6 किसान महाराष्ट्र के हैं, और इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। अगर सरकार इंटरवेंशन नहीं करती, एक्सपोर्ट बैन नहीं करती, स्टॉक लिमिट्स नहीं लगाती, बाकी के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगाती, तो किसानों को ज्यादा पैसा मिलता, किसान कर्जे में नहीं डूबता, किसान अपना कर्जा चुकाता। लेकिन सरकार ने उसको मजबूर किया है वो कर्जा ना चुकाए, और उसको खुदकुशी करने की नौबत सरकार की नीतियों की वजह से आई है। तो हम इस पंचायत को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि भारत देश का किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत देश को कृषि नीति ही नहीं है, ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसको कृषि नीति ही नहीं है। जब भी किसी मिनिस्टर के मन में आया तो प्याज का एक्सपोर्ट बैन कर देती है, गेहूं का एक्सपोर्ट बैन कर देती है, या ऑयल इंपोर्ट कर देती है, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे कर देती है, कपास का इंपोर्ट कर देती है। तो उसकी पैदावार करने वाला इस देश का किसान वो तो डूब जाता है। उसकी जो लागत होती है उस फसल के लिए उतने भी नहीं उसे वापस मिल रही है, तो वो कर्ज में जा रहा है। तो देश को एक ठोस कृषि नीति होनी चाहिए, और वो लॉन्ग ड्यूरेशन की, कम से कम 10 साल की तो होनी चाहिए। 10 साल में सरकार किसी भी हालत में जो ट्रेड होता है, कृषि का व्यापार होता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये नीति सरकार ने तय करनी चाहिए, इसके लिए हम सपोर्ट में आ रहे हैं। बाकी जो जमीन संपादन करती है, हाईवे के लिए करती है, रेलवे के लिए करती है, तालाब के लिए करती है, तो उसका जो मुआवजा है वो जो उनका रेडी रेकनर होता है उसके 4 गुना होना चाहिए, पूरे देश में एक होना चाहिए। हम एमपी में गए थे तो उसको दुगना ही मिल रहा है। जो हाईवे टच जमीन है जिसकी करोड़ों में कीमत है, उस किसान को 6 लाख के हिसाब से सिर्फ 12 लाख मिल रहे हैं। तो ये भी किसान के प्रॉपर्टी की लूट है, तो ये भी तय होना चाहिए। ऐसे सभी मांगे उनकी जो जायज थी उनको हम सपोर्ट करते हैं। एमएसपी के बारे में हमारा ये कहना है कि जब तक सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा के, उसमें पाबंदियां लगा के कृषि उपज के दाम गिराते हैं, तब तक किसानों को वाजिब दाम देना, कम से कम एमएसपी देना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और इसीलिए हम एमएसपी को इस एंगल से सपोर्ट करते हैं। उसका कानून बनना नहीं बनना वो आगे की बात है, लेकिन अगर सरकार खुद होके फसलों के दाम गिराती है तो उसको वाजिब दाम देना, कम से कम एमएसपी देना, ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये हमारा कहना है। अच्छा, आप किस संगठन से हैं, और ये यहाँ पर जो आप समर्थन करने आए थे, कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र के 10-15 जिलों से किसान आज यहाँ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं, और बहुत शॉर्ट नोटिस में ये हुआ था। और वहाँ पे भी हमारे गेहूं की फसल कट रही है, चने की फसल कट रही है, बारिश का मौसम है, तो और रिजर्वेशन मिलने भी तकलीफ आई, ने तो हजारों की तादाद में यहाँ किसान आ सकते थे। लेकिन अगर सही ढंग से यह आंदोलन आगे चलता है तो हजारों की तादाद में महाराष्ट्र से के किसान, शेतकरी संगठन के किसान इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, आज जिस तरीके से कहा जा रहा है 40 के करीब खाम पंचायतें यहाँ पर आप पहुंची है, और हर बार आप लोग यहाँ आते हैं, कई कई साल महीनों तक डेरा डालते हैं, दिल्ली घेर के रखते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रही। तो क्या लगता है कि दोबारा फिर यही सब कुछ करके कुछ होने वाला है? ये तो करना तो पड़ेगा,
आखिर कोशिश तो करनी पड़ेगी, सरकार करे ना करे, लेकिन जब तक सरकार सिर्फ फिर से सत्ता में आने के लिए सामने चुनाव के हिसाब से नीतियां बनाती है, तब तक ऐसा ही चलेगा। जब किसान इतनी ताकत खुद की तैयार करेंगे कि वो कोई किसी मुद्दे पे सरकार गिरा सके, इतनी ताकत जिस दिन किसान तैयार करेगा, उस दिन किसान के हिसाब से नीतियां तय होगी, ना कि उपभोक्ता के हिसाब से। आज क्या उपभोक्ता को सस्ते में तेल मिलना चाहिए, सस्ते में गेहूं मिलना चाहिए, चावल मिलना चाहिए, इसलिए इस तरह की नीतियां की जाती है। एमएसपी में खरीदा हुआ माल जो लागत है उससे भी कम दाम में बेचा जाता है, सरकार बेचती है, घाटे भी बेचती है। क्यों? तो खाने वाले को सस्ता मिलना चाहिए। 5-5 किलो गेहूं चावल मुफ्त में बांट रही है, क्यों? तो उनको चुन के आना है। तो ये जो नीति है सरकार की, फिर से चुन के आने के लिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ये नीति अपनाती है कि खाने वाले को सस्ता दो। खाने वाले तो पूरे देश में पैदा करने वाले गेहूं के किसान कितने हैं, चीनी के किसान कितने हैं, ऐसे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस का किसान कम होता है, लेकिन खाने वाले तो सब होते हैं। इसके लिए ऐसी नीति अपनाते हैं, जिस दिन किसान अपनी वोट की ताकत दिखाएगा, उस दिन सरकार किसान के हिसाब से नीतियां बनाएगी। तो क्या लगता है कि जो पहले आंदोलन हुए 19 के बाद, जिस तरीके से संघर्ष किया किसानों ने, फिर तब भी तमाम चीजें थी कि भाई इस बार हम सरकार को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मोदी को सत्ता में नहीं लाएंगे, लेकिन फिर मोदी जी आ गए, आप लोगों ने वोट दिया, तभी तो सत्ता में वापस आए। हमने कहा वोट दी? फिर सरकार कैसे बन गई? वोट चोरी का तो बहुत बड़ा मसला चल रहा था देश में, आज भी चल रहा है। कोई नहीं मानता कि ये सरकार चुन के आई है, ये तो गलत तरीके से आई है। हम कहते हैं, पूरा देश कह रहा है, तो लोग इनको वोट देते नहीं, फिर भी ये चुन के आते हैं। ये हमारी बदनसीबी है, देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की राजनीति यहाँ चलती है। इस तरह के जो कानून है वोटिंग के, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, ये दुर्भाग्य है। अब हम चुनाव जीत के नहीं करेंगे, हम हमारी ताकत आंदोलन के रूप से करेंगे। ये जनता का प्रेशर तैयार करें। कई बार हमारे महाराष्ट्र में गन्ने के ऊपर जोन बंदी थी। गन्ना एक जो उसका एरिया था किसी फैक्ट्री का, उसके बाहर हम दे नहीं सकते थे। अगर एक फैक्ट्री 3,000 रुपए दे रहा है और दूसरे फैक्ट्री 3,500 रुपए दे रहे, तो वहां हम नहीं लेके जा सकते थे। हमने आंदोलन किया, वो कानून हटा दिया। वहां पे मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, एकाधिकार का कपास की खरीद होती थी, उसको भी हमने ऐसा जनता का प्रेशर, किसानों का प्रेशर खड़ा करके वो कानून भी बदली कर दिया। ऐसे बहुत सारे कानून बदले हैं। उसी तरह से राजनीति के बजाय अभी रोड पर उतरकर सरकार को मजबूर करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी वोट देके हम सरकारें बदल सकते हैं, वो दिन गए अभी। चलिए, अच्छा एक और बात कि मोदी जी का कहना, आपको ट्रेड डील से दिक्कत है, जैसे मोदी जी का कहना है कि भारत का बाजार बहुत बड़ा है, भारत के बाजार में अगर भारतीयों का माल, भारतीय किसानों का माल बिक सकता है, तो विदेश से भी माल अगर बिक जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? कहाँ बिक रहा है माल? गोदाम में भरे पड़े हैं, माल नहीं बिक रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। बाजार तो है, लेकिन सब भूखे कंगाल है। तो पहले इन लोगों को सक्षम करना चाहिए, इनकी पावर ऑफ परचेसिंग बढ़ानी चाहिए। जब तक इनकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ती, कोई धंधा चलने वाला नहीं है, ना इंडस्ट्री का, ना खेती का, ना कोई कारोबार चलने वाला नहीं है। आज भी कई ऐसे लोग हैं करोड़ों में जो तौलिया नहीं इस्तेमाल करते। हमारे आपके घर में हर एक का एक एक 2-2 तौलिया सेपरेट होती है। ये पूरे फैमिली की एक तौलिया होता है तो होता भी नहीं है। इतनी आय अगर किसानों की या जनता की हो जाए देश के, कि हर एक साल में 2 तौलिया खरीदे, तो जो भी फैक्ट्री है वो 10 गुना भी बढ़ेगी, तो भी वो सप्लाई पूरी नहीं कर सकते। और इतनी डिमांड अगर पूरी करनी है तो उसके लिए कितनी फैक्ट्रियां होगी, तो फैक्ट्री में कितने लोग काम करेंगे, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसके सब्सिडरीज जो अलाइड इंडस्ट्रीज है वो कितनी बढ़ेंगे। अगर 60% जनता आज भी देहातों में रहती है, उनकी परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी है, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो वो दुकानों में जाएंगे, खरीदेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश खुशहाल होगा। और जो 60% जनता का गला घोट रही है सरकार, इतना तो कम से कम उनके समझ में आनी चाहिए। इनके जेब में पैसा आने दो, तो ही वो चीजें खरीदेंगे और इंडस्ट्री बढ़ेगी। मोदी सरकार कहते हैं किसानों की मदद करते हैं, हम 2,000 रुपया देते हैं बीज खरीदने के लिए। भिखारी है क्या हम? 2,000 रुपया कितने महीने में? अरे 500 रुपये महीने दे रहे,
दो लोग होटल में खाना जाए तो 500 रुपये चला जा रहा है आज। तनख्वाह होता है मजदूर का तनख्वाह एक दिन एक दिन की तनख्वाह मजदूर की 300 रुपये एक हमारे यहाँ फीमेल लेबर ले रहे आज। 500 रुपये है। और तो आप पूरे फैमिली को, एक आदमी को नहीं, पूरे फैमिली को 500 रुपये दे रहे हो। क्या भिखारी है क्या हम? आप हमें लूट के हमसे इतना करोड़ों में आप ले रहे हो और हमें एक चवन्नी दे रहे हो, ऐसा हिसाब हो रहा है। OECD की रिपोर्ट है और OECD की रिपोर्ट में कहा है कि 2000 से 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपया सरकार ने लूटा है किसानों का। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बेचते तो इतने पैसे ज्यादा मिलते और हमारे पूरे देश के किसानों का कर्जा सिर्फ 18.5 लाख करोड़ रुपया है। तो हमारा पैसा सरकार की तरफ है, हम भिखारी नहीं, हमारे पैसे दे दो जो आपने खाए हैं, ये हमारी डिमांड है। भीख नहीं चाहिए हमें, और हमें वैसे भी मत दो, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमें दे दो। अच्छे रोड्स होने चाहिए, कि ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, उसके लिए अच्छी बिजली होनी चाहिए। हफ्ते में 4 दिन बिजली मिल रही है आज, वो भी रात को। तो इसमें वो खर्चा करो और देश का किसान खुशहाल करो। और एक बात समझनी चाहिए कि सरकार ने अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक तो व्यापार में जो हस्तक्षेप होता है वो बंद करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी जो किसानों को मिलती है बाकी देश के किसानों को, वो भी हमें मिलनी चाहिए। अब अमेरिका ये डील कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? उनके यहाँ बहुत सारा सोयाबीन तैयार होता है, बहुत सारा मक्का तैयार होता है, वो बेच नहीं सकते। चीन के साथ उनका झगड़ा हो तो चीन ने भी ब्राजील अर्जेंटीना से खरीदना शुरू किया, तो वो बचा हुआ सब सोयाबीन और मक्का भारत में उनको बेचना है, वो भी 0 इंपोर्ट ड्यूटी पे। तो उनके पास उतना इतना कैसा होता है? उनका सोयाबीन का प्रोडक्शन हमसे 3 गुना ज्यादा है, मक्के का प्रोडक्शन 4 गुना ज्यादा है। क्यों है? तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यूज करते हैं और हमें तो वो इजाजत नहीं है। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का तेल इंपोर्ट के खा रहे, उससे कोई मर रहा नहीं, कोई किसी को बीमारी नहीं आ रही है, और उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन हम अगर पैदा करके उसका तेल बनाए तो उनको ऑब्जेक्शन है। उसकी जो खली होती है, DOC होती है, वो भी हम GM का इंपोर्ट करके हमारे भैंसों को, गायों को खिला के वो दूध पी रहे हैं, उसके बारे में उनको दिक्कत नहीं। लेकिन भारत का किसान अगर सोयाबीन की DOC करके बेचे तो उनको दिक्कत है। मक्का वहां पे हो रहा है, अभी मक्का आएगा, मक्के का DDGS आएगा, वो भी GM का होगा। वो DDGS हमारे भैंसे खाएंगे, हमारे गाय खाएंगी, और वो चलता है। लेकिन भारत का किसान अगर GM का मक्का तैयार करके उसका अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाए तो इनको दिक्कत है। ये क्या नीति है समझ में नहीं आती। देश को कोई कृषि नीति है ही नहीं। अगर हमारा कोई मिनिस्टर की वाइफ शाम को घर आती है और बोलती है भाई क्या प्याज के दाम को आग लगे, या प्याज आज 50 रुपया हो गया, तो दूसरे दिन वो सुबह ऑफिस में जाके एक नोटिफिकेशन निकाल देता है कि कल से प्याज का एक्सपोर्ट बैन। ये क्या नीति है क्या? अगर बोलती है वो तेल के दाम बहुत बढ़ गए, आसमान छूने लगे, तो दूसरे दिन 0 इंपोर्ट ड्यूटी पे लाए, ब्राजील से तेल लाए, या अर्जेंटीना से सोयाबीन का तेल लाए, या इधर इंडोनेशिया मलेशिया से पाम तेल मंगाए। ये कैसी नीति है? हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में 0 हो गई है। एक समय था हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है पूरा प्याज का, उसमें भारत का शेयर 40% था, आज वो 5% भी नहीं रहा। क्यों? कि सरकार ने हर साल, हर 4-6 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद अचानक एक्सपोर्ट बैन कर दिया। 2020 की बात है जब ये नए कानून आए थे, जिस दिन सिग्नेचर हुआ उसी दिन उन्होंने एक्सपोर्ट बैन लगाया। और बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर था। जो भी प्याज हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 26% बांग्लादेश अकेला खरीदता था। और उस समय वो शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, वो भारत आके मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई वो जो बॉर्डर पे हजारों ट्रक खड़े वो तो कम से कम आने दो। इन्होंने नहीं भेजे, वो प्याज वहीं पे सड़ गया। ना किसानों का फायदा हुआ, ना व्यापारियों का फायदा हुआ, ना देश का फायदा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि भाई इन पे कब तक निर्भर रहेंगे, तो उन्होंने यहाँ से बीज लेके गए प्याज का। अभी वो खुद प्याज उगा रहे और उनके किसानों को फायदा हो, इसलिए वो भारत से आने वाले प्याज पे इतनी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि हमारा प्याज एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। डेली 200-250 ट्रक हम एक्सपोर्ट करते थे बांग्लादेश को, आज 2 या 3 जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर देश की नीति है, इतनी अनसर्टिनिटी है, तो कौन हमारे साथ व्यापार करेगा?
यूएसए और जापान ने 3-4 साल पहले डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन की भारत के खिलाफ। ये अचानक ऐसा बैन कर देते और हमारा डोमेस्टिक सप्लाई इसमें से खराब हो रहा है, तो इनको कहो कि कम से कम 1 महीना हमें इत्तला करते जाओ कि हम ये बैन लगाने वाले हैं, हम इतना ये एक्सपोर्ट कब करने वाले हैं। तो देश को कृषि नीति होनी बहुत जरूरी है। और इसके बारे में जितने भी आयोग आज तक हुए, शरद जोशी ने 2 बार कृषि नीति क्या होनी चाहिए इसके बारे में सरकार को ये रिपोर्ट दिया है, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं होता। इनको बस चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए, खाने वाले का सस्ता दो, किसानों को मारो, ये नीति चल रही है। चलिए, अब चलते चलते एक बार फिर मेरा वही सवाल है कि अगर इस बार फिर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या हो? तो सरकार क्या डिफेमेशन करना, सरकार गिरेगी कैसे इसकी कोशिश करना, दूसरा तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम अभी रास्ते पे आए तो आप गोली चला देंगे, जेल में डाल देंगे, तो बेचारा किसान उसको तो घर में जाके उसके भैंस को तो पानी पिलाना होता है, चारा खिलाना होता है, उसके फसल काटने होते हैं, वो तो इतना समय नहीं दे सकता। तो हम ऐसी नीति चलाएंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे, सरकार डिफेम हो, लोग इनको घूमने ना दे, इनको वोटिंग ना करे और सरकार गिरा के कोई अच्छी सरकार लाए, इसका ही प्रयास करेंगे। दूसरा कुछ क्या कर। एक मिनट, इनकी पहचान अनिल जी घनवट महाराष्ट्र के जो 3 कृषि नीतियां बनी थी, इन 3 कृषि नीतियों के एक सदस्य थे, लेकिन उन नीतियों जो बनी थी उसके आप सदस्य रहे, तो उसमें मामला रहा कहाँ जाकर पेच अटका जो पास नहीं हुआ? वो जो 3 कानून बने थे, एक एपीएमसी के बारे में था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में था और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जरूरी वस्तु अधिनियम, इसके बारे में था। तो उनमें जो खामियां थी उनमें सुधार करके हमने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ अमल किया, ना सरकार ने कुछ किया है। तो ऐसे ही ठंडे बक्से में सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर वो हमने दिए हुए रिपोर्ट पे अमल होता, उसमें जो भी 3 कानूनों में खामियां थी वो निकाली थी, अगर उस पर अमल होता तो आज किसान यहाँ फिर से आंदोलन करने नहीं आता। वो कानून पीछे होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब हरियाणा के किसानों का हुआ। इनको 3-3.5 हजार रुपए के दाम मिलते थे अगर ये एक्सपोर्ट बैन नहीं मिलता था, स्टॉक लिमिट्स नहीं लगते थे। लेकिन इन लोगों ने आंदोलन करके वो कानून वापस किए। कानून पूरे तरह से ठीक नहीं थे, उनमें खामियां थी, लेकिन वो आज़ादी देने वाली थी। वो खामियां ठीक होने के बाद फिर से उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। क्योंकि अगर वो उनका इम्प्लीमेंटेशन होता तो इनको फसलों के दाम गिराने का मौका नहीं मिलता। तो ये देख के उन्होंने उसको साइडलाइन कर दिया है। सरकार का तो समझ में आता है, लेकिन न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, तो उसे किस तरीके से देखा? सच कहो तो अभी